दोस्तों, कल हमने देखा कि किस तरीके से समर सब कुछ खत्म करके कियारा के पास आ पहुंचा था। वहां पर हॉस्पिटल में उसने एक लेडीज को जिंदा भी कर दिया था। उसके बाद जब वो कियारा के पैर धोने के लिए पानी लेने के लिए गया, तो पीछे से कियारा की माँ अलिस्का ने कियारा से सवाल पूछा था कि वो उसे नानी कब बना रहे हैं। ये सवाल सुनकर कियारा बड़ी ही असहज हो गई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या जवाब दे। तभी उसने सारी सच्चाई अपनी माँ के सामने बोल दी, लेकिन उसे बाद में पछतावा हुआ कि उसने सारी सच्चाई क्यों बोल दी। और जब उसकी माँ ने सुना कि अभी तक वो शादी के बाद एक साथ एक कमरे में नहीं सोए हैं, तो उसकी माँ भी बड़ी ही हैरानी से उसी की तरफ देख रही थी। तभी उसकी माँ अलिश्का ने उससे कहा, अब आगे। दोस्तों, सीक्रेट घर जमाई कहानी में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं मनदीप आपका सुकून चैनल पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज हम सुन रहे हैं सीक्रेट घर जमाई का 73वां एपिसोड। अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको कहानी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि कहानी कैसी लग रही है। दोस्तों, लाइक वाली लाइन में एक हाइप का बटन आया है, तो आप हाइप भी बटन ज़रूर दबाएं। चलिए ज़्यादा देर न करते हुए शुरू करते हैं कहानी। सीक्रेट घर जमाई एपिसोड नंबर 73, 73वां एपिसोड। तभी अलिश्का ने असंतुष्ट होकर कियारा को देखा और धीमी आवाज में कहा, कियारा, तुम समर के साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? समर अच्छा आदमी है, बहुत कम ऐसे लोग मिलते हैं। अगर तुम उसके साथ प्यार नहीं करना चाहती तो कई औरतें उसके साथ रिलेशन करने को तैयार होंगी। मुझे लगता है कि तुम्हें अब देर नहीं करनी चाहिए। ज्यादा देर हो गई है तो तुम्हें पछताने और रोने की जगह भी नहीं मिलेगी। कियारा की माँ होने के नाते अलिश्का स्वाभाविक रूप से उसकी चिंता करती थी। वो एक समझदार माँ थी, इसलिए वो उसे समझा रही थी। उसकी बात सुनकर कियारा का दिल धड़क उठा। उसे लगा कि उसकी माँ की बात बिल्कुल सही थी। समर की मार्शल आर्ट और मेडिकल स्किल्स बहुत अच्छी थी। वो बहुत हैंडसम और अट्रैक्टिव भी था। अगर वो एक सामान्य लड़का होता तो उसके मन में एक ऐसा विचार जरूर आता। अगर वो उसके अच्छे से प्यार नहीं करेगी तो उसके फीलिंग्स का ध्यान नहीं रखेगी, तो हो सकता है कि उसको कोई और लड़की एंटरटेन करे और वो फिर फिसल भी जाए। अगर वो दूसरी लड़कियों की तरफ अट्रैक्ट होगा तो सारी गलती कियारा की ही होगी। कियारा की अचानक ज्ञान की प्राप्ति हुई। उसने एक बहुत बड़ी गलती कर दी थी कि समर को उसके अपने पास नहीं आने दिया। उसने खुद ही दूसरी लड़कियों को समर के पास जाने और उसके साथ रिलेशन बनाने का मौका दे दिया था। कियारा को बहुत पछतावा हो रहा था, साथ ही वो चिंतित भी थी। उसे डर था कि किसी और लड़की ने समर को अपने जाल में न फंसा लिया हो। अगर कुछ ऐसा भी हुआ तो मरते दम तक उसे पछताना पड़ेगा। तभी समर उसके पैर धोने के लिए पानी लेकर आया और उसने आते ही कियारा का पछतावा से भरा चेहरा देखा। उसने उसे चिंतित होते हुए पूछा, हनी, क्या हुआ? तुम ऐसे परेशान क्यों हो रही हो? किसी ने तुमसे कुछ कहा क्या? उसे अच्छी तरह याद था, जब वो पानी लेने के लिए गया था तो वो बहुत खुश थी। उसके चेहरे पर मुस्कान थी। लेकिन अब जब वापस आया है तो उसका चेहरा पछतावे से भरा हुआ था। समर को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हुआ क्या था। कियारा ने समर को वापस आते हुए देखा। उसने अपने पश्चाताप से भरे दिल को संभाल लिया और कहा, डियर, मैं आपके साथ दिल भरकर प्यार करना चाहती हूँ। उसकी बात सुनकर समर भी एक्साइटेड हो गया, लगभग बहक ही गया था। उसके दिल में आज तक ये सबसे बड़ी अच्छी खबर थी। वो तो इस दिन का कितने लंबे समय से इंतजार कर रहा था, लेकिन कियारा ही हमेशा उसे टाइम मांगती रहती थी। हालांकि जब समर ने कियारा के घायल शरीर को देखा तो उसकी खुशी गायब हो गई। कियारा अभी भी घायल थी। उसके घाव बहुत गहरे थे और उसकी कई हड्डियां टूटी हुई थी। सौभाग्य से समर ने अपने सत और ब्लड की से उसकी जान बचा ली थी। समर के सत और ब्लड की वजह से कियारा इतनी जल्दी रिकवरी कर पा रही थी। उसके सत और ब्लड का प्रभाव बहुत बड़ा था। फिर भी कियारा के शरीर को पूरी तरह से ठीक होने में लगभग 1 महीने का समय लग सकता था। हालांकि समर सैकड़ों बार कियारा को प्यार करना चाहता था, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकता था। इसलिए समर ने कियारा का हाथ पकड़ते हुए कहा, हाँ, अब जब तुम पूरी तरह ठीक हो जाओगी
तो मैं तुम्हारे लिए एक वर्ल्ड लेवल ग्रैंड वेडिंग ऑर्गेनाइज करूंगा और फिर हम शादी कर एक दूसरे का जी भरकर प्यार करेंगे। ये कहते हुए वो मुस्कुराया और उसने कोमल भावनाओं से भरी आंखों के उसकी तरफ देखा। उसकी बात सुनकर कियारा का दिल पिघल गया। उसने इमोशनल होते हुए कहा, थैंक यू सो मच जान। उसने सोचा भी नहीं था कि समर हर पहलू में उसका इतना ध्यान रखेगा। कियारा के लिए समर सबसे अहम इंसान बन गया था। अगर उसे इस आदमी के लिए अपनी जान भी देनी पड़े तो वो भी तैयार थी, क्योंकि वो उससे अब प्यार करने लगी थी। समर ने मुस्कुराते हुए कहा, अब ये सब छोड़ो और आओ, मैं तुम्हारे पैर धो रहा हूँ। उसकी बात कहने के बाद उसने कियारा के पैर उठाए, उसके मोजे उतारे और उन्हें बेसिन में डालकर धोना शुरू कर दिया। कियारा के पैर बहुत खूबसूरत थे। उसके पैरों की उंगलियां बर्फ की तरह सफेद थी। उसके पैर पर आर्च जेड जैसा साफ पानी चिकना था। ऐसा लग रहा था मानो वे बिना किसी दोष के बेहतरीन जेड के बने हों। समर ने इन पैरों को ऐसे पकड़ा जैसे बर्फ की तरह सफेद कमल के जड़ों का ढेर पकड़े हुए हो। वो बस उनमें से एक को काटना चाहता था, लेकिन उसकी सास ठीक उसके बगल में बैठी थी, इसलिए वो कुछ करने के बजाय सिर्फ सोच ही सकता था। तभी समर को कियारा के एक्यूपॉइंट मालिश के ऊपर शुरू कर दिया मालिश। इन एक्यूपॉइंट का काम बहुत बड़ा था, और क्योंकि ये न्यूरेनेशिया, अनिद्रा, चक्र आना और चिड़चिड़ापन, थकान आदि कमजोरी को लक्षणों को ठीक करने और राहत दिलाने में मदद कर सकते थे। कियारा का सुंदर सा चेहरा उसकी ढेर सारी शर्म में गायब हो गया। उसे बस सुकून हुआ। समर ने न सिर्फ उसके पैर धोए बल्कि उनकी मालिश भी की। एक्यूपॉइंट की मालिश से उसके पूरे शरीर को आराम मिला और उसकी शारीरिक थकान भी काफी हद तक दूर हो गई थी। वही अलिश्का ने जब उसको देखा कि एक बेटी और उसकी दामाद इतना प्यार आपस में करते हैं तो उसका चेहरा भी जलन से भर गया था। शिवराज ने उसके साथ कभी इतना प्यार नहीं दिखाया, इतना अच्छा व्यवहार नहीं किया। लेकिन इसी समय उधर अहमदाबाद के केंद्र में स्थित एक विला में एक युवक एक लंबा ग्लेव पहना हुआ था। विला के खुले मैदान में उसे लहरा रहा था। ये लड़का काफी यंग था और लगभग 20 साल का था। ये दाढ़ी वाला एक बदमिजाज लड़का था जो देखने में बहुत मस्कुलर लग रहा था। उसके हाथ में एक लंबा ग्लेव था। वो और भी खास था, वो 2 मीटर से ज्यादा लंबा था, उसकी खुद की हाइट से भी ज्यादा। लंबा ग्लेव और उसका किनारा रिफाइंड ईरान से बना हुआ था, जिससे घनी ठंडी रोशनी निकल रही थी। उसका आकार बहुत खास था, ऐतिहासिक ग्रीन ड्रैगन क्रिसेंट ब्लेड जैसा। इसे उसी ब्लेड के आधार पर बनाया गया था। ये लंबा ग्लेव कम से कम 50-60 किलो भारी था, यानी आम लोगों के लिए इसे उठाना भी मुश्किल था। लेकिन उस युवक ने बिना किसी मेहनत के उसे ऐसे घुमाया मानो कि उसमें तो कोई वजन भी नहीं हो। युवक ने लंबे ग्लेव को इतनी तेजी से हवा में घुमाया कि तूफान सा मच गया। जब भी ग्लेव चलती, हवा में चीर-फाड़ होती और गुनगुनाहट की आवाजें आती। इसमें कोई शक नहीं था कि अगर कोई भी इंसान उसकी ग्लेव के सामने आ जाए तो चंद सेकंड में उसके 2 टुकड़े हो जाएं। तभी अधेड़ उम्र का आदमी पीछे से उस युवक के पास आया और उसने कहा, आर्यन, तुमने राजपूत की ग्लेव तकनीक में महारत हासिल कर ली है। अब तुम अपनी ट्रेनिंग पूरी कर सकते हो। उसकी आंखों में संतुष्टि का भाव था। यह अधेड़ उम्र का आदमी लंबा था और उसने काले चेहरे पर घनी दाढ़ी लगाई हुई थी, जो और भी ज्यादा खुरदरा लग रहा था। उनके सामने खड़ा लड़का आर्यन उनका बेटा आर्यन राजपूत था, जो मार्शल आर्ट ट्रेनिंग और प्रैक्टिस करने में अत्यंत इम्प्रेसिव था। वो अपने बेटे को इतनी गंभीरता से लेता था कि खुद ही उसे मार्शल आर्ट सिखाता था। आर्यन ने आश्चर्यचकित होते हुए कहा, डैड, आपने अभी कहा था कि मैं अपनी ट्रेनिंग पूरी कर सकता हूँ। उन्होंने 3 साल की उम्र से ही मार्शल आर्ट ट्रेनिंग की प्रैक्टिस शुरू कर दी थी। वो 20 साल से ग्लेव तकनीक की प्रैक्टिस कर रहा था। इन सालों में आर्यन के पिता ने अनगिनत बार पूछा था कि उसकी ट्रेनिंग कब पूरी होगी। उसके पिता ने उसे कभी जवाब नहीं दिया। आज अचानक उसके पिता ने उसे बताया कि उसकी ट्रेनिंग पूरी हो गई है। यह सुनकर वो बहुत खुश हो गया था। अधेड़ उम्र के आदमी ने दोनों आंखों में चमक के साथ गौर से कहा, आर्यन,
मैंने तुम्हें 20 साल तक मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग दी। इस पल का इंतजार था कि क्योंकि हीरोज की लिस्ट खुल रही है। अब जब हीरोज की लिस्ट खुल रही है तो तुम्हें इस अवसर का लाभ उठाना चाहिए। उसकी बात सुनकर उसकी बात सुनकर आर्यन की आंखों में खुशी की झलक आ गई। बेशक वो हीरोज लिस्ट के बारे में जानता था। इस लिस्ट में इंडिया के मार्शल आर्ट फाइटर्स को उनकी ताकत और स्किल्स के अनुसार रैंकिंग दी जाती थी। राजपूत परिवार इंडिया के 4 बड़े मार्शल आर्ट परिवारों में से एक था। वे हमेशा अपनी मार्शल आर्ट तकनीक की प्रैक्टिस करते रहते थे। शायद ही कभी अपने घर से बाहर निकलते थे। वो आमतौर पर केवल हीरोज लिस्ट खुलने पर ही दिखाई देते थे। हीरोज लिस्ट इंडिया के मार्शल आर्ट फाइटरों की रैंकिंग लिस्ट थी। हर कोई इसमें अपना नाम दर्ज करवाना चाहता था, बड़ा हीरो बनना चाहता था। ऐसा कहा गया था कि लिस्ट में पहले 10 लोगों को निश्चित एरिया पासिंग टोकन प्राप्त करने का मौका भी मिलता था, जिससे वो पृथ्वी के 4 बड़े निश्चित एरिया में जा सकते थे। एक मार्शल आर्ट परिवार होने के नाते राजपूत परिवार को ये खबर बहुत जल्दी मिल गई थी। उन्हें पहले ही पता था कि कंचनजंगा पर्वत का निश्चित क्षेत्र 6 महीने में खुल जाएगा। तब तक दुनिया के शक्तिशाली लोग वहां पहुंच जाएंगे। दुनिया के अनगिनत शक्तिशाली लोग, लेकिन केवल पहले 100 लड़ाके ही उस क्षेत्र में प्रवेश कर सकते थे। पहले हीरोज लिस्ट में शामिल सभी टॉप 10 लोग निश्चित क्षेत्र में प्रवेश कर सकते थे। इसीलिए राजपूत परिवार को इस लिस्ट में अपना नाम दर्ज करवाना ही था। उसी समय उधर शिमला में पर्वत की चोटी पर काले कपड़ों में एक खूबसूरत लड़की मार्शल आर्ट स्क्वाट पोज में अपना पंच कसकर भौहें पर खड़ी थी। वो इंडियन बॉक्सिंग की एक बेहद शक्तिशाली तकनीक की प्रैक्टिस कर रही थी। ये युवती, जो लगभग 20 साल की ही थी, बहुत ही सुंदर और फिर भी उसकी सुंदरता शहर में पली बड़ी किसी भी बिगड़े लड़की से अलग थी। वो सांवली और फिट थी। उसका चेहरा उभरा हुआ था, मुंह छोटा था और उसकी आंखें काले मोती के जैसी चमकदार थी। वो लंबी भी थी और सेलिब्रिटी भी लग रही थी। युवती सीधी खड़ी हो गई थी। उसने अपने कंधों को खोला और उसने अपनी सारी ऊर्जा अपने भीतर समेटते हुए अपनी भुजाओं को स्थिर कर लिया। उसने अपनी ऊर्जा को इकट्ठा किया। वो करहा उठी और उसने अपने दाहिने पंच के सामने चट्टान पर प्रहार कर दिया था। वो युवती बिल्कुल दीपिका पादुकोण की तरह लग रही थी। तभी धमाके की आवाज आई और जोरदार आवाज के बाद चट्टान जमीन पर 2 टुकड़ों में बिखर गई। फिर भी युवती का पंच बरकरार था। एक पंच से पत्थर को चकनाचूर करना, जो दूसरों को नामुमकिन लगता था, असल में उस लड़की ने कर दिया था। सुंदरता और ताकत से भरपूर ये लड़की कोई और नहीं, मायरा नगर थी। मायरा नगर इतनी ताकतवर थी कि उसने अपनी इतनी छोटी उम्र में बाजी पंच में महारत हासिल कर ली थी। तभी उसके पास एक अधेड़ उम्र की औरत आई और उसने मायरा से कहा, मायरा, जब तुम पहाड़ी से नीचे जाओगी तो अपने भाई विनीत को भी साथ लेकर जाना, ताकि वो भी हीरोज लिस्ट में दूसरे के साथ प्रतियोगिता कर सके। मायरा ने भौहें चढ़ाई और अपनी उलझन भरी आंखों से देखते हुए कहा, माँ, भाई ने अभी तक ये तकनीक नहीं सीखी। उसे साथ लेकर जाना ठीक नहीं रहेगा। शिमला के इस कबीले का नियम था, आमतौर पर सिर्फ वही लोग बाहर जा सकते थे जिन्होंने बाजीपन तकनीक में महारत हासिल कर ली थी। बाकी सभी को अंदर ही रहना पड़ता था। महिला ने सकारात्मक जवाब देते हुए कहा, मायरा, तुम्हें उसे अपने साथ लेकर जाना चाहिए और तुम दोनों रास्ते में एक दूसरे का ख्याल भी रख सकते हो। असल में वो विनीत को नहीं जाने देना चाहती थी, लेकिन चूंकि उसने ये बात पर जोर दिया कि बाहर की दुनिया को देखना चाहता है, इसलिए उसने अंततः उसे जाने की अनुमति दे दी, क्योंकि वो बहुत उसकी परवाह करती थी। अपनी माँ को इतना सकारात्मक देखकर मायरा ने सिर हिलाया और विनीत को अपने साथ लेकर जाने के लिए तैयार हो गई। आखिरकार हीरोज लिस्ट चालू होने के बाद तो अफरा तफरी मच जाएगी और उसका भाई अगर उसके साथ रहेगा तो वे एक दूसरे का ख्याल रख सकते थे। इसी समय उधर कश्मीर के सोनमर्ग पर्वत पर एक कबीला था। यहाँ के लोग विंग चुन मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस करते थे। इस पर्वत पर एक युवक पिछले 2 घंटे से सिर्फ एक पैर के सहारे खड़ा था। फिर भी वो लकड़ी के टुकड़े की तरह बिना हिले डुले इसी मुद्रा में बना रहा। अचानक युवक ने आखिरकार कदम उठाया। वो लकड़ी से
नीचे कूदा और अपनी कोहनी उठाई और पंच आगे की तरफ तान दिया। 1 सेकंड में ही युवक ने सारी कठोर लकड़ियों के टुकड़ों को तोड़ दिया, जबकि कुछ टुकड़े अभी भी हवा में तैर रहे थे। और युवक आलोक था। वो विंग चून का मास्टर बन चुका था। हीरोज लिस्ट में वो भी शामिल होने वाला था। वहीं उधर मुंबई का सबसे बड़ा परिवार जायसवाल परिवार इंडिया के 10 सबसे बड़े परिवारों में से एक था। दिल्ली के चौहान परिवार की तुलना में ये किसी भी मायने से कम नहीं था। ताकत में जायसवाल परिवार चौहान परिवार से ज्यादा ताकतवर था, और फिर भी लोग ये बात कम ही जानते थे, क्योंकि जायसवाल परिवार विनम्र और शांत स्वभाव का था, जबकि चौहान परिवार हमेशा शोरगुल करता रहता था। इस समय सफेद बालों वाली एक युवती जायसवाल विला के आंगन में तलवार लहरा रही थी। अंडाकार चेहरे, पतली भौहें और चेहरे जैसे छोटे मुंह के साथ वो लड़की बहुत खूबसूरत लग रही थी। उसका शरीर दुबला पतला था, और फिर भी उसकी ताकत साफ दिखाई दे रही थी, क्योंकि वो हर बार तलवार निकालकर जमीन में छेद कर सकती थी। उसका नाम काव्या जायसवाल था, जिसे वो परिवार और के टॉप फाइटर्स के रूप में जाना जाता था। आज काव्या के लिए अपनी तलवार कौशल की प्रैक्टिस करने का आखिरी दिन था, क्योंकि वो कल हीरोज लिस्ट में जाने वाली थी। काव्या का लक्ष्य हीरोज लिस्ट में टॉप 10 में एक बनना था, और केवल ऐसा करके ही वो निश्चित क्षेत्र का टोकन प्राप्त कर सकती थी। वो भी कंचनजंगा निश्चित क्षेत्र पहुंचना चाहती थी। इंडिया की भारी संख्या में लोग हीरोज लिस्ट प्रतियोगिता के लिए जा रहे थे। इंडिया के टॉप 4 मार्शल आर्ट परिवारों ने अपने टॉप यंग मास्टर्स को प्रतियोगिता के लिए भेज दिया था। टॉप 4 मार्शल आर्ट परिवारों के अलावा अन्य कुछ मार्शल आर्ट परिवारों ने भी अपने दिग्गज को प्रतियोगिता में भेजा। ये सभी छिपे हुए फाइटर थे और सिर्फ हीरोज लिस्ट खुलने पर ही आते थे। इसके अलावा इंडिया के टॉप 10 परिवारों जैसे कुछ टॉप छिपे हुए परिवारों ने भी निषिद्ध क्षेत्र टोकन प्राप्त करने के लिए सभी फाइटर्स को भेज दिया था। वहीं उधर इंदौर में समर हॉस्पिटल में कियारा के कमरे में उसके पैर धो रहा था। उसी समय उसे हीरोज लिस्ट के बारे में कुछ पता नहीं था। वो बस अभी कियारा के साथ अपना समय बिता रहा था। इसके अलावा कियारा बहुत बेहतर महसूस कर रही थी, इस हद तक कि वो खुद चल सकती थी और बाकी सब काम भी कर सकती थी। समर के हिसाब से भले ही वो काम जरूरी हो, लेकिन हेल्थ उससे कहीं ज़्यादा जरूरी थी। उसका हेल्थ और उसका स्वस्थ होना ही बहुत ज़्यादा जरूरी था। समर ने उसे कुछ दिन और हॉस्पिटल रहने का सुझाव भी दिया, लेकिन कियारा ने बहुत आग्रह के साथ हॉस्पिटल छोड़ने पर जोर दिया, क्योंकि विकल्प न होने के कारण समर ने उसकी इच्छा का पालन करने का निर्णय लिया और उसके हॉस्पिटल से डिस्चार्ज की प्रक्रिया शुरू कर दी। डॉक्टर दिलीप ने डिस्चार्ज का काम संभाला, इसे बहुत जल्दी पूरा कर दिया और वो 7 दिन तक वहां रहे और कुल बिल 10 लाख रुपए बना था। जब समर भुगतान करने वाला था तो डॉक्टर दिलीप उसे बिल पे करने नहीं दे रहे थे। समर ने भौहें चढ़ाते हुए कहा, डॉक्टर दिलीप, आप मुझे बिल पे क्यों नहीं करने दे रहे हैं? वो उलझन में था और उसे समझ नहीं आ रहा था कि आदमी उसे पैसे क्यों नहीं देने दे रहा। डॉक्टर दिलीप ने मुस्कुराते हुए कहा, आपको बिल का भुगतान करने की आवश्यकता नहीं है, ये मेरा दायित्व है। समर ने थोड़ा कंफ्यूज होते हुए कहा, यह आपका दायित्व है? डॉक्टर दिलीप डॉक्टर दिलीप ने कृतज्ञता से कहा, समर, मैं हॉस्पिटल की तरफ से आखिरी आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। अगर आपने उस महिला को नहीं बचाया होता तो हमारे हॉस्पिटल की रेपुटेशन बिल्कुल खराब हो जाती, हमें भारी जुर्माना भरना पड़ता। इसलिए मैं आपका ये बिल पे करके आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। वह जानता था कि समर ने न सिर्फ उसके हॉस्पिटल को बचा लिया है, बल्कि उसकी बेटी मोनिशा की भी जान को बचा लिया था। इसलिए वह समर से पैसा नहीं लेना चाहता था। दिलीप की बात पक्की होते देख समर ने पैसे देने पर जोर नहीं दिया। उसने अपना क्रेडिट कार्ड जेब में रख लिया और उसे एक हल्की सी मुस्कान दी। दिलीप ने डिस्चार्ज प्रोसेस जल्दी से पूरा कर दिया था। डिस्चार्ज प्रोसेस होने के बाद समर कियारा के साथ हॉस्पिटल से बाहर निकल गया। शिवराज और अलिस्का उन्हें हॉस्पिटल के एंट्री गेट पर लेने के लिए आ गए थे। कियारा और शिवराज अलिस्का के साथ छोड़कर समर गाड़ी लेने के लिए चला गया। कुछ ही देर में वो पार्किंग से गाड़ी लेकर एंट्री गेट पर आ गया था। समर ड्राइविंग सीट पर बैठा था और बाकी सभी गाड़ी में बैठ गए थे। समर ने एक्सीलेटर पर पैर रखा और गाड़ी को
नेपान्या पैलेस की तरफ बढ़ा दिया। उसने धीमी और स्थिर गति से गाड़ी चलाई ताकि झटका ना लगे, कियारा को कोई परेशानी ना हो। आधे घंटे में वो लोग विला में पहुंच गए थे। जब वो घर पहुंचे तो शाम के 6 बज चुके थे। समर अपने सास और ससुर को ऐसे नहीं जाने दे सकता था, इसलिए उन लोगों को उसने डिनर के लिए रोक लिया। हमेशा की तरह समर ने ही खाना बनाने का फैसला किया। हालांकि वो किचन में गया तो उसे पता चला कि वहां तो कुछ खाने के लिए है ही नहीं। समर ने मुस्कुराते हुए दोनों को कहा, सासू माँ और ससुर जी, प्लीज 1 मिनट रुकिए, मैं कुछ ग्रोसरी शॉपिंग के लिए जा रहा हूँ। वो विला के पास वॉलमार्ट की तरफ चला गया और समर सुपरमार्केट में गया और पहले कुछ खाने तैयार करने के लिए लेने लगा। उसने कुछ भुना हुआ लिया और जिसे खाना से पहले ही सिर्फ माइक्रोवेव में गर्म करना से उनका काम चल जाएगा। बाद में उसने चावल और कुछ सब्जियों का एक पैकेट खरीदा। उसने नमक, सोया सॉस, दूसरे मसाले भी लिए। समर ने गौर से देखा तो ग्रीन ड्रेस वाली एक लड़की उसके सामने खड़ी थी। वो अपने सावली और टाइट स्किन में बेहद खूबसूरत लग रही थी। उसकी आंखें काले मोतिये जैसी थी जो मनमोहक चमक बिखेर रही थी। उस लड़के के बगल में एक युवक भी खड़ा था। उसने भी ग्रीन कलर के ही कपड़े पहने थे। दोनों साथ साथ लग रहे थे। हालांकि अब उन्हें गुंडों के एक ग्रुप ने घेर लिया था। गुंडों का यह ग्रुप काफी घमंडी था और गुंडों के लीडर के गोल्डन बाल थे। उस लीडर ने ग्रीन कपड़ों वाली लड़की की तरफ देखा और कहा, तुमने मेरी बियर की बोतल तोड़ दी है, अब बताओ इसकी भरपाई कैसे करोगी। उस गैंग के लीडर ने पैर पर एक टूटी हुई बोतल पड़ी थी। जाहिर है जमीन पर गिरते ही वो टूट गई और समर को नहीं पता था कि वो कैसे टूटी, क्योंकि वो उस सुपरमार्केट में ग्रोसरी शॉपिंग कर रहा था। उसने ये सब होते हुए देखा नहीं था। उस गैंग के लीडर की बात का उस लड़की ने कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि उसके बगल में खड़ा युवक गुस्से में बोला, मेरी बहन को ब्लैकमेल क्यों कर रहे हो? तुम बकवास कर रहे हो। तुमने ही ये बोतल नीचे गिराई थी। ये युवक 20 साल का ही लग रहा था। उसकी मांसपेशियां मजबूत थी, चेहरा सुडौल था। उसका शरीर बहुत स्ट्रॉन्ग लग रहा था, जिससे पता चल रहा था कि वो अक्सर एक्सरसाइज करता है, और उसकी लैंग्वेज से पता चल रहा है कि वो पहाड़ी इलाके से था। सुनहरे बालों वाले गैंग लीडर ने बोहें चढ़ाते हुए घमंड से कहा, छोटे, अगर मैंने कहा है कि ये तुम्हारी बहन ने किया है तो ये तुम्हारी बहन ने ही किया है। असल में सुनहरे बालों वाले गैंग लीडर ने जब हरे कपड़ों वाली लड़की को आते हुए देखा तो उसने जानबूझकर बोतल को नीचे गिरा दिया। उसने ऐसा सिर्फ लड़की को अपने पास रखने के लिए कहा, क्योंकि वो इतनी खूबसूरत थी कि सुनहरे बालों वाले गैंग लीडर का उस पर दिल आ गया था। असल में सुनहरे बालों वाले आदमी ने इंदौर में अनगिनत खूबसूरत औरतें देखी थी, और यहाँ तक कि बॉलीवुड हीरोइंस को भी, लेकिन उनमें से कोई भी इस लड़की जितनी खूबसूरत, आकर्षक नहीं थी। ये सच में एक नेचुरल ब्यूटी थी। तभी उस हरे कपड़े वाले लड़की ने बोहें चढ़ाते हुए कहा, आप चाहते क्या हैं? सुनहरे बालों वाले आदमी ने उस लड़के के साथ फ्लर्ट करते हुए कहा, बात बिल्कुल सीधी सी है मिस ब्यूटी, तुमने मेरी बियर की बोतल तोड़ दी, इसलिए आज रात मुझे वाइन पीने में कंपनी देनी पड़ेगी। उस गैंग लीडर की बात सुनकर उसके पीछे खड़े दो गुंडे जोर जोर से हंसने लगे। उनकी आंखों में बदनीयत साफ दिखाई दे रही थी। कुछ तो हंगामा भी मचाने लगे थे और हरे कपड़े वाले लड़की को ऊपर चिल्लाने भी लगे थे। उसे भी अपने लीडर की बात मानने पर मजबूर करने लगे थे। उस लड़की की आंखें नफरत से भर गई थी। उसने ठंडे स्वर में कहा, तुम मुझे जानबूझकर फंसाने की कोशिश कर रहे हो। जब मैं चल रही थी तो तुमने अपने आप बोतल तोड़ी। उसकी बात सुनकर गैंग लीडर ने हंसते हुए कहा, तुम्हें फंसाने की कोशिश कर रहा हूं। मैं तुम्हें ब्लैकमेल कर रहा हूं, लेकिन तुम मेरा कुछ भी नहीं कर सकती। अगर आज तुम मेरे साथ ड्रिंक नहीं करोगी तो मैं तुम्हें यहां से जाने भी नहीं दूंगा। वे ऐसे बदमाश थे जो सिर्फ लोगों को परेशान करते थे, खूबसूरत लड़कियों को छेड़ते थे। उन्होंने जो बियर पी थी उसने उन्हें और भी आक्रामक बना दिया था। इसलिए जैसे ही उनकी नज़र इस खूबसूरत लड़की पर पड़ी तो उन्होंने उसका फायदा उठाने की सोची। तभी उस लड़की ने उपहास करते हुए कहा, मैं तुम्हें आखिरी बार कह रही हूं कि मेरे रास्ते से हट जाओ, वरना बाद में मुझे दोष मत देना। उसकी आंखों में एक ठंडी रोशनी चमक आई।
दुर्भाग्य से सुनहरे बालों वाले आदमी ने उसकी आंखों में ठंडक नहीं देखी और उसकी बजाय उसने उसे और भी अधिक अहंकार से चिल्लाते हुए कहा, दोस्तों, अब जब ये हमारी बात प्यार से नहीं मान रही तो एक काम करो, इसे जबरदस्ती उठा लो। उसकी बात सुनकर सभी गुंडे हंसने लगे, लड़खड़ाते हुए लड़की की तरफ बढ़ने लगे और उसे पकड़ने की कोशिश करने लगे। तभी उस लड़की के बगल में खड़े एक युवक ने ठंडे स्वर में कहा, दीदी, आप पीछे आ जाइए, इन लोगों को तो मैं अभी सबक सिखाता हूँ। उसका गुस्सा सातवें आसमान पर था। उसकी बात सुनकर उस गैंग लीडर ने उपहास करते हुए कहा, हा, चूजा अभी अंडे से निकला नहीं पर फड़फड़ाने लगा है, सावधान रहो वरना मैं तुम्हें पीटूंगा। युवक की आंखों में बड़ा ही पागलपन झलक रहा था। उसने अपनी मुट्ठी भींच ली और आगे बढ़ने के लिए तैयार हो गया। तभी उस लड़के ने लापरवाही से कहा, विनीत, बस उन्हें थोड़ा सा मजा चखाना, उन्हें पीट पीट कर मार मत देना। उसके चेहरे के भाव एकदम बदल गए। उसकी बात सुनकर सुनहरे बालों वाले आदमी ने अपनी भौहें टेढ़ी कर ली। उसकी आंखों में गुस्सा झलक रहा था। वो इस इलाके में काफी मशहूर था, बहुत दबंग था और उसके साथ दर्जन गुंडे थे। सब उससे डरते थे, लेकिन अब उस महिला ने अपने भाई से कहा कि उसे पीट पीट कर मारना मत। इससे उसकी इंसल्ट हो चुकी थी। सुनहरे बालों वाले आदमी ने अपने आसपास के गुंडों को ऑर्डर देते हुए कहा, दोस्तों, चलो उसे पकड़ते हैं, इस लड़के को अच्छे से सबक सिखाते हैं ताकि वो जान जाए कि हम कितने स्ट्रांग हैं। तभी विनीत ने सबसे करीब खड़े गुंडे से उसकी छाती पर पंच मारने की कोशिश की। उसने अपना हाथ ऊपर उठाया ताकि जो अपने गैंग लीडर को खुश कर सके। विनीत ने एक ठंडे मुस्कान के साथ कहा, तुम लोग आग से खेल रहे हो। ये कहते हुए उसने अपने पंच से एनर्जी इकट्ठा की और उस मोटे गुंडे के पंच दे मारा। तभी आह की आवाज आई। वो गुंडा दर्द से चिल्लाया। उस मोटे गुंडे का हाथ बुरी तरह से टूट गया था। उसकी कंधे तक की सफेद हड्डियां, लाल मांस बाहर आ गया था। वो दर्द के मारे कांपते हुए नीचे गिर गया। विनीत ने अपना मुंह उचका दिया। जमीन पर पड़े उस मोटे गुंडे की चीखों की उसे जरा भी परवाह नहीं थी। उसे अपनी बहन की बातें याद थी, इसीलिए उसने अपनी ताकत आधी ही इस्तेमाल की थी। अगर वनीत पूरी ताकत इस्तेमाल करता तो मोटा मर भी सकता था। उन दोनों भाई बहनों का इंदौर आने का उद्देश्य हीरोज लिस्ट कंपटीशन में भाग लेना था। वो पहले ही इससे भाग ले चुका था, अब तक एक कंपटीशन जीत भी चुका था। वे आज रात उसकी खुशी में ही डिनर करने जा रहे थे, लेकिन उन्हें उन गुंडों के आने की उम्मीद नहीं थी। तभी उस सुनहरे बालों वाले आदमी ने अपना हाथ हिलाते हुए अपने आदमियों से ऑर्डर देते हुए कहा, इस युवक से निपटना आसान नहीं। तुम लोग एक काम करो, पहले उस लड़की को पकड़ो। सुनहरे बालों वाले आदमी की बात सुनकर विनीत ने फिर अपना मुंह सिकोड़ते हुए मन ही मन सोचा, ओह, कितने बेवकूफ लोग हैं ये। इन्हें जरा भी अंदाजा नहीं कि अगर इन्होंने मेरी बहन को छूने की कोशिश की तो उनकी मौत दर्दनाक होगी। वहीं वह सुनहरे बालों वाला गैंग लीडर समझ गया था कि विनीत एक मार्शल आर्ट फाइटर है जिसे वो आसानी से निपट नहीं सकते। इसलिए उन्होंने पहले उसकी बहन के साथ निपटने का फैसला किया। वो सुनहरे बालों वाला आदमी गुस्से में चिल्लाया और गुंडों के झुंड के साथ लड़की की तरफ बढ़ गया। उस लड़की का चेहरा उतर गया। उसकी आंखों में एक ठंडी रोशनी चमक उठी, क्योंकि वो बदमाश इतने घिनौने थे कि वो उसका फायदा उठाने की कोशिश कर रहे थे। अपने हाथ उसके सीने की तरफ बढ़ा दिए और लड़की खड़ा हो उठी। उसने अपने पैरों को आधार बनाया, बाहों और कंधों को सीधा किया और अचानक अपने दाहिने हाथ से पंच बनाया। सुनहरे बालों वाले आदमी पर जोरदार वार कर दिया, जिससे वो हवा में आग लग गई। उसका पंच इतना जोरदार था कि सुनहरे बालों वाले आदमी को कुछ करने का मौका नहीं मिला। वो उसके एक ही पंच में बेहोश हो गया था। पीछे की तरफ उड़कर दो गुंडों के पास जा गिरा। एक ही पंच में उसने आधे गुंडों को गिरा दिया था। बाकी गुंडों के चेहरे बिल्कुल पीले पड़ चुके थे। उनकी आंखें डर से भर गई थी। ये लड़की किसी भयंकर ड्रैगन जैसी पावरफुल थी। उन्होंने उससे ज्यादा ताकतवर लड़की कभी देखी नहीं थी। उन बचे हुए आधे बदमाशों ने भागने की कोशिश की, लेकिन तभी वो लड़की
एक कदम आगे बढ़ी। उसने अपना हाथ हवा में लहराया और उन्हें एक ही पंच में गिरा दिया। लड़की के दोनों पंचों से ही दर्जन भर गुंडे बेहोश हो गए थे। समर, जो अभी भी उनके पास में ही खड़ा था, सब कुछ देख रहा था। उसने अपनी भौहें चढ़ाते हुए मन ही मन सोचा, ये लड़की नॉर्मल लड़की नहीं है। उसकी आंखों में चिंता साफ आने लगी। तभी समर को पास में खड़ा देखकर उस लड़के ने ठंडे स्वर में पूछा, क्या तुम भी इन लोगों के साथ हो? समर ने लड़के के बात का जवाब देते हुए नाम में सिर हिलाते हुए कहा, नहीं, मैं उनके साथ नहीं हूं। जाहिर है लड़के को समर के जवाब पर यकीन नहीं हो रहा था, क्योंकि वो उन गुंडों के गैंग के काफी करीब खड़ा था। ऐसा लग रहा था कि वो भी उनकी गैंग का ही एक मेंबर था। इसलिए उस लड़की को समर पर शक हो रहा था। वो लड़की अपनी भौहें सिकोड़कर समर को घूर रही थी। उसके चेहरे के भाव और भी गंभीर होते जा रहे थे। उसे एक ऐसा ताकतवर महसूस हो रहा हुआ। वो समझ गई कि एक ताकतवर फाइटर था। समर का खड़ा होना बहुत ही खास था। हालांकि ऐसा लग रहा था कि वो बेपरवाही से खड़ा था। उसके पैर क्रॉस किए हुए थे, उसकी छाती आगे की तरफ झुकी हुई थी। यह एक फ्रंट किक तकनीक थी जिससे वो किसी भी खतरनाक स्थिति में कम समय में हमला कर सकता था। समर ने मुस्कुराते हुए कहा, ब्यूटी, चिंता मत करो, मैं उनके साथ नहीं हूँ। वैसे यहाँ तक मैं देख रहा हूँ तुम एक बहुत ही अच्छी मार्शल आर्ट फाइटर हो। तुमने जो पंच तकनीक इस्तेमाल की है, क्या वो बाजी तकनीक थी? उसने अपने मास्टर से बाजी पंच तकनीक सीखी थी और इससे लड़के की तकनीक उसी तकनीक से मिल रही थी। वहीं उसकी बात सुनकर उस लड़की की पुतलियां अचानक सिकुड़ गई। इंदौर आने के बाद उसे पहला व्यक्ति मिला था जो उसकी तकनीक को पहचान गया था। वो समझ गई थी कि ये युवक कोई आम नौजवान युवक नहीं। लेकिन उसने समर की बात का कोई जवाब नहीं दिया। विनीत का हाथ पकड़कर हल्के से मुस्कान देकर वहां से चली गई। समर को देखकर वो असहज महसूस कर रही थी। क्योंकि वो आदमी उन गुंडों के साथ नहीं था, इसलिए वो किसी उलझन में नहीं पड़ना चाहती थी। इसलिए वो अपने सगे भाई के साथ वहां से चली गई। वहीं समर उस लड़की से और बातचीत करना चाहता था, क्योंकि वो किसी ताकतवर फाइटर से बहुत मुश्किल से ही मिलता था। वो लड़की से कुछ सीखना और उसे कुछ सिखाना चाहता था। लेकिन वो बिना किसी हिचकिचाहट के चली गई, जिससे वो बहुत निराश हो गया था। तभी उसको कुछ याद आया। उसने अफसोस करते हुए अपने माथे का हाथ मारते हुए कहा, अरे नहीं, मैं तो यहाँ ग्रोसरी शॉपिंग करने आया था। सासू माँ और ससुर जी को अभी अभी घर पर मेरा इंतजार कर रहे होंगे। यह बड़बड़ाते हुए वो घर की तरफ चल पड़ा। उसने पहले ही ग्रोसरी शॉपिंग कर ली थी, लेकिन उस खूबसूरत लड़की ने उसका ध्यान भटका दिया था। वो उसे देखने के लिए रुक गया था, लेकिन उसने उम्मीद नहीं की थी कि इतना ज़्यादा समय लग जाएगा। समर आखिरकार चावल और खाना लेकर घर पहुंचा। कियारा और उसके सास ससुर लंबे समय से उसी का इंतजार कर रहे थे। उनका भूख से बुरा हाल हो गया था। अलिश्का ने कंफ्यूज होते हुए पूछा, समर, क्या हुआ? ग्रोसरी शॉपिंग करने में तुम्हें इतना समय क्यों लग गया? एक हाउस वाइफ होने के नाते अलिश्का अक्सर ग्रोसरी शॉपिंग करने जाती थी और समर और कियारा की शादी से पहले वो कुछ समय के लिए कियारा के साथ यहाँ रह चुकी थी। इसलिए उसे पता था कि सुपरमार्केट तो घर के पास ही था। वो जानते थे कि वहां से शॉपिंग करने में ज़्यादा समय तो नहीं लगता था, आधा घंटा मुश्किल से मुश्किल। इसलिए उसे समझ नहीं आ रहा था कि समर को वहां आकर आने में 1 घंटे का टाइम क्यों लग गया था। समर ने माफी मांगते हुए कहा, ओह, सॉरी सॉरी, मैं किसी काम में उलझ गया था। वो माफी मांगते हुए जल्दी से किचन की तरफ चला गया। सौभाग्य से समर इतना समझदार तो था कि वो पहले ही हाफ कुक्ड खाना लेकर आया था। उसे अब सिर्फ माइक्रोवेव में गर्म करना था और उसे सिर्फ 10 मिनट लगे। सारा खाना उसने तैयार कर दिया। जैसे ही बर्तन डेस्क पर रखे गए, उसके सास ससुर ने तुरंत खाना शुरू कर दिया। वहीं कियारा को अपने हाथ से खाना खाने में दिक्कत हो रही थी। ये देखकर समर ने उसे अपने हाथ से खाना खिलाया। उन सभी को इतनी भूख लगी थी कि उन्होंने देखते ही देखते सारा खाना खत्म कर दिया था। डिनर करते करते उनको 9 बज चुके थे, इसलिए उसके सास ससुर घर जाना चाहते थे। समर उसको बाहर सी ऑफ करने के लिए गया। अलिश्का नहीं गई थी। वो कियारा के पास वहीं रह गई थी, क्योंकि उसे कियारा की देखभाल करनी थी। शिवराज ने विला के बाहर आकर समर से कहा, समर, प्लीज मेरी बेटी का अच्छे से ध्यान रखना।
कुल मिलाकर समर अपने दामाद से संतुष्ट था और उसके अलावा अगर उसकी कंपनी में विस्तार से उसकी कोई मदद कर देता था तो वो और कोई अच्छा होता। समर ने हाँ में सिर हिलाकर वादा करते हुए कहा, चिंता मत कीजिए ससुर जी, मैं कियारा का अच्छे से ध्यान रखूंगा। समर की बात सुनकर शिवराज और भी ज्यादा संतुष्ट हो गया। वहां से निकल गया। समर अपने ससुर को विदा करने के बाद विला के अंदर वापस चला गया। उसने अंदर जाकर देखा कि कियारा अपनी माँ के साथ बातें कर रही थी। वो अपनी बातचीत का आनंद ले रही थी क्योंकि बहुत समय के बाद वो ऐसे खुलकर बात कर रही थी। उनके पास करने के लिए बहुत सी बातें थी। कियारा एक प्यारी और विचारशील बेटी थी। उसने पहले कंपनी का कुछ काम करने का प्लान बनाया था, लेकिन अब वो अपनी माँ के साथ बातचीत करने में बिताना समय चाहती थी। इसलिए उसने कंपनी के डॉक्यूमेंट्स एक तरफ रख दिए थे। समर उनके पास बैठकर उनकी बातचीत सुन रहा था। बीच बीच में कुछ बातें भी कर रहा था। वो कियारा के बचपन के बारे में बातें कर रहे थे। अलिश्का ने चेहरे पर हल्की मुस्कान के साथ पूछा, कियारा, क्या तुम्हें वो बात अभी भी याद है जब तुम स्कूल में थी? कियारा ने कंफ्यूज होते हुए कहा, मॉम, उस समय तो बहुत कुछ हुआ था, अब किसकी बात कर रही हैं? अलिश्का ने प्यार से कहा, मैं उस दिन की बात कर रही हूँ जब तुम स्कूल से वापस आ रही थी। तब भारी बर्फबारी के कारण तुम गिर गई थी और तुम्हारा पैर भी टूट गया था। कियारा ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ मोम, बेशक मुझे याद है। अगर मोम आपने तब मुझे नहीं ढूंढा होता तो मैं बर्फ में दबकर ही मर जाती। आज यहाँ आप लोगों के सामने बैठी नहीं होती। उसे अच्छी तरह याद था कि जब वो पहली कक्षा में पढ़ती थी तो वो मनाली में रहते थे। तब एक दिन मनाली में भारी बर्फबारी हुई थी और वो स्कूल से आते समय खाई में गिर गई थी। उसका पैर भी टूट गया था। कियारा मोटी बर्फ से ढक गई थी। उसे लगा था कि शायद वो मर जाएगी, क्योंकि रास्ता काफी दूर था और फिर भी उसकी माँ ने बर्फ और अंधेरे की परवाह किए बिना उसे ढूंढ लिया और खाई से बाहर निकाल लिया था। वो पल हमेशा कियारा को याद रहता था। जब वो अपनी माँ के साथ होती थी तो उनके पास बातें करने के लिए हमेशा कुछ होता था, लेकिन वो ज्यादातर उन बातों पर बात करती थी जो उनके बचपन की बात थी। रात के 11 बज गए थे, लेकिन उनकी बातें अभी भी बंद नहीं हुई थी। तभी समर ने टाइम देखते हुए दोनों से कहा, सासू माँ, कियारा, रात के 11 बज गए हैं, अब हमें सो जाना चाहिए। कियारा, तुम्हें आराम की जरूरत है, चलो अब चलकर आराम करो। उसकी बात सुनकर कियारा ने प्यार से उसकी तरफ देखा। अलिस्का भी उसको मुस्कुराते हुए देख रही थी। वो खुश थी कि उसकी बेटी को इतना अच्छा पति मिला जो उसका उसका इतना ध्यान रखता था। तभी समर को कुछ याद आया। वो सोच में पड़ गया। अब जब उसकी सास यहाँ थी तो कियारा और वो दोनों अलग अलग बेडरूम में सो नहीं सकते थे। तभी अलिस्का ने कियारा को समर के साथ बेडरूम में जाने के लिए कहा। कियारा ने मना करते हुए कहा, मॉम, आज आप मेरे साथ सो जाइए ना। उसने मना करने की बहुत कोशिश की, लेकिन अलिस्का ने जिद की कि वो अकेले सोना चाहती है। अंत में कियारा को समर के साथ एक ही बेडरूम शेयर करने के लिए मानना पड़ा। जाहिर है समर और कियारा को दूसरी मंजिल पर बेडरूम में चला गया। कियारा का फिगर बहुत अच्छा था और हालांकि समर ने उसका खूबसूरत फिगर कई बार देखा था, फिर भी वो काफी एक्साइटेड हो गया था। कियारा को घूरते हुए समर की आंखें आग सी लाल हो गई। काश वो अभी उसके साथ दिल भर के प्यार कर पाता, लेकिन उसे अपनी ख्वाहिशों को अंदर ही रखना पड़ा, क्योंकि कियारा अभी अभी हॉस्पिटल से बाहर आई थी, अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हुई थी। तभी कियारा ने शर्माते हुए कहा, डार्लिंग, थोड़ा ध्यान रखना, अपना हाथ वगैरह कंट्रोल में रखिएगा, कहीं मेरी चोटों पर ना लग जाए। उसका चेहरा लाल हो चुका था। शर्म के मारे उसको पसीना भी आने लगा था। आखिरकार ये शादी के बाद पहली बार था जब वो लोग एक ही कमरे में सो रहे थे। समर ने बुदबुदाते हुए कहा, ठीक है, मैं समझ गया। लेकिन जाहिर तौर पर उसने उसकी बात नहीं मानी, क्योंकि उसके हाथ अभी भी उसके शरीर पर घूम रहे थे। जब इतनी सुंदर लड़की उसके बगल में लेटी थी तो ऐसे कैसे रह सकता था, लेकिन यदि उसे छूने की अनुमति न होती तो वो ये बहुत ही दुखदाई होता। समर ने कियारा का फायदा उठाते हुए एक शानदार रात बिताई। वहीं कियारा की बात करें तो उसे नींद आना मुश्किल था, क्योंकि भेड़िए के पंजे का एक जोड़ा उसे यहाँ वहाँ छू रहा था। वो बेचारी सो भी नहीं पाई। अगले दिन समर नाश्ता बनाने के लिए जल्दी उठ गया था। हालांकि अब जब वो किचन में गया तो उसने देखा
उसकी सांस उठ चुकी थी। नाश्ता बना रही थी और यहाँ तक कि खाना लगभग तैयार हो चुका था। चूंकि नाश्ते का इंतजाम हो चुका था, इसलिए समर वापस तैयार होने के लिए रूम में चला गया। उसको उम्मीद थी कि आज कियारा देर तक आराम करेगी, लेकिन कियारा भी जल्दी उठ गई थी। जैसे ही उन्होंने ब्रश और कपड़े धोए, उनके लिए नाश्ता तैयार हो गया। इसमें कोई शक नहीं था, अलिश्का उन लोगों की देखभाल बहुत अच्छे तरीके से कर रही थी। समर ने एक निवाला खाया। खाना बहुत स्वादिष्ट था। समर ने मुस्कुराते हुए तारीफ करते हुए कहा, सासू माँ, खाना बहुत स्वादिष्ट है। अलिश्का ने मुस्कुराते हुए कहा, समर, अगर तुम्हें पसंद आया तो मैं जब तक यहाँ हूँ तब तक खाना बनाऊंगी। वो अपने दामाद से बहुत खुश थी। समर ने बुदबुदाते हुए सिर हिलाया। उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे उसके दिल का कुछ हिस्सा पिघल रहा है। ये एक परिवार होने का एहसास था, और जब वो 8 साल का था तब उसके माता पिता लापता हो गए थे। उसके बाद उसने अपने परिवार से कभी प्यार नहीं मिला था। कुछ देर में नाश्ता खत्म हो गया। कियारा ने अपनी बिजनेस आउटफिट पहन ली, अपने एड़ी ऊंचे के जूते पहने ऑफिस जाने के लिए तैयार हो गई। तभी समर ने उससे पूछा, ये तुम क्या कर रही हो? कियारा ने उसकी बात का जवाब दिया, मैं ऑफिस जा रही हूँ। ये कहते हुए उसने एक मीठी उज्जवल मुस्कान के साथ देखा। समर तुरंत मना करते हुए बोला, नहीं नहीं, तुम अभी तो हॉस्पिटल से आई हो, तुम अभी ऑफिस नहीं जा सकती। कियारा ने थोड़ा जिद करते हुए कहा, जानो प्लीज, मुझे जाने दो। कंपनी बहुत सारा काम पेंडिंग पड़ा है, मुझे ये काम निपटाना पड़ेगा। समर ने उसे समझाते हुए कहा, हनी, तुम अभी तक पूरी ठीक नहीं हुई हो, तुम्हें अभी घर पर कुछ दिन आराम करने की जरूरत है। कियारा ने फिर मुस्कुराते हुए कहा, मुझे जाने दो ना, मैं ज्यादा मेहनत नहीं करूंगी, आराम से काम करूंगी। बाकी आप हैं मेरे साथ, जब मैं थक जाऊंगी तो आप मुझे मसाज दे देना। हालांकि उसके चेहरे पर मुस्कान थी, लेकिन वो अपने फैसले पर अड़ गई थी। समर को पता था कि एक बार कियारा ने अपना फैसला ले लिया तो उसे मनाना मुश्किल था, इसलिए उसने हार मान ली। लेकिन आज वो पूरा दिन कियारा के साथ रहने वाला था। समर और कियारा विला के बाहर निकले और कियारा की BMW में अग्रवाल इंडस्ट्री की तरफ चल पड़े। कुछ ही देर में वो दोनों कंपनी पहुंच गए। समर ने गाड़ी पार्किंग में लगाई, कियारा के साथ ऑफिस में एंटर हो गया। जब कंपनी के लोगों ने उन दोनों को कंपनी में देखा तो वो दंग रह गए। उन्हें पता था कि उनके CEO का एक्सीडेंट हो गया है, लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि वो इतने कम समय में ऑफिस आना शुरू कर देगी। CEO वाकई अपने काम के प्रति समर्पित थी और सब लोग कियारा को बड़े सम्मान से देख रहे थे। कंपनी के डेवलपमेंट में CEO की अहम भूमिका थी, और अब CEO पर ही निर्भर था और वो कंपनी को बेहतर मुकाम पर लेकर जाना चाहती है। सभी ने कियारा का हालचाल पूछा। फिर समर कियारा को उसके कैबिन तक ले गया। उसने ये सब सुनिश्चित कर लिया था कि कियारा बिना किसी तकलीफ के काम कर सकती है, तो उसको छोड़कर सेल्स डिपार्टमेंट में चला गया। सेल्स डिपार्टमेंट में जानी पहचानी लोगों और चीज़ों को देखकर समर के मन में कुछ अजीब सी भावनाएं उभरने लगी। काम पर वापस आना बहुत अच्छा था। कुछ लोगों के लिए काम पर जाना यातना हो सकती थी, लेकिन समर के लिए एक खुशी की बात थी। उसे मार काट और लड़ाई झगड़ों से अब नफरत हो चुकी थी। वो बस एक शांतिपूर्ण जीवन जीना चाहता था। शैडो ग्रुप से वापस आने का मकसद शांति से जीवन जीना ही था। सेल्स डिपार्टमेंट में उसका गहरा लगाव था, क्योंकि इंदौर आने पर यही उसका पहला काम था। तभी समर को एक सेल्स डिपार्टमेंट में आता हुआ देखकर प्राची ने अपनी आंखें झपकाई और एक्साइटेड होते हुए कहा, समर, तुम वापस आ गए हो। प्राची को कई दिनों से समर से मिलने का मौका नहीं मिला था, इसलिए उसे उसकी याद आ रही थी। उसे ऐसे अचानक आते सामना देखकर उसकी आंखें उत्साह से भर गई थी। समर ने एक बड़ी सी मुस्कान के साथ कहा, हम बहुत समय से मिले नहीं प्राची, क्या तुम्हें मेरी याद नहीं आई? वो इस मासूम लड़की से बहुत प्रभावित था। वो बहुत अच्छी लड़की थी। प्राची ने मुंह बनाया, बुदबुदाते हुए कहा, समर, मेरे साथ फ्लर्ट मत करो। हालांकि उसके स्वर में खुशी थी। उसे ऐसा लग रहा था उस समय वे वापस से चले गए जब वो पहली बार उससे इंटरव्यू के दौरान मिला था। ऐसे ही प्राची से थोड़ी बातचीत करने के बाद समर अपने ऑफिस डेस्क की तरफ चला गया। लेकिन जैसे ही वो अपने डेस्क के पास पहुंचा,
उसने देखा कि वहां एक युवक पहले से ही बैठा था। समर ने युवक से विनम्रता से पूछा, कृपया रास्ते से हट जाइए, ये मेरी डेस्क है। समर बहुत विनम्र था, जबकि युवक विनम्र नहीं था। उसने अपना सिर उठाया, समर पर एक नजर डाली, फिर समर को जवाब दिए बिना फाइलों को देखता रहा और समर ने भौहें चढ़ाई। यह उस युवक का बर्ताव देखकर उसे गुस्सा आ रहा था। तभी धमाके की आवाज आई। समर ने अपना दाहिना हाथ बढ़ाया और सीधे डेस्क पर दे मारा। उसने गुस्से में कहा, यह मेरी डेस्क है, कृपया यहां से खड़े हो जाओ। डेस्क से अचानक आवाज से फाइलें पढ़ रहा युवक चौंक गया। उसके हाथ से फाइल भी गिर गई। वो युवक ने घमंड से कहा, तुम कौन हो यार? किसने कहा कि ये तुम्हारा डेस्क है? ये युवक इतना घमंडी था कि समर भी अवाक रह गया। वो सोच रहा था कि आखिर ये बेवकूफ है कौन? इसकी इतनी बेपरवाही से बात करने की हिम्मत कैसे हुई? असल में समर ने इस युवक को पहले कभी देखा भी नहीं था। तभी उन दोनों को ऐसे बहस करता देखकर प्राची वहां आई और उसने उस युवक से कहा, चरण, मैंने तुमसे कहा था कि ये समर का डेस्क है, तुम यहां नहीं बैठ सकते। चरण ने प्राची को देखते हुए मुस्कुरा कर कहा, प्राची, मैंने देखा कि ये डेस्क एक हफ्ते से ज्यादा से खाली था, इसलिए मैं यहां बैठ गया। प्राची ने भौहें चढ़ाई, ठंडी आवाज में कहा, मुझे प्राची मत कहो, मैं तुम्हें ज्यादा नहीं जानती। मैं तुम्हारी सीनियर हूं, तो मुझे मैडम या ग्रुप लीडर कह सकते हो। इसके अलावा तुम अब ये डेस्क छोड़ दो, क्योंकि समर वापस आ गया है। चरण ने मुंह मोड़ लिया। जाहिर है जब प्राची ने उसे जाने के लिए कहा तो उसे बुरा लगा होगा। चरण ने भौहें चढ़ाकर जवाब देते हुए कहा, ग्रुप लीडर, मुझे ये डेस्क पसंद है, तो क्या आप समर को दूसरी डेस्क लेने के लिए कह सकती हैं? उसकी बात सुनकर समर ने गुस्से में कहा, क्या बकवास है ये? जब ये मेरी डेस्क है तो मैं कहीं और क्यों जाऊं? समर को ज्यादा गुस्सा आने लगा था और उसको कोई डेस्क उसका कैसे ले सकता था, जबकि यह तो सिर्फ एक हफ्ते से बाहर था, बाकी लापरवाह आदमी था। समर ने चरण से कहा, मेरा मतलब है कि क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? क्या तुम्हारा दिमाग हिल गया है? चरण ने निराश होते हुए कहा, मेरा दिमाग हिल गया है? इसका क्या मतलब है? उसे समझ नहीं आ रहा था कि डेस्क पर बैठने पर उसका दिमाग से क्या लेना देना। समर ने कंधे उचकाए। उसे पता था कि ये बिल्कुल युवक बेवकूफ है। उसे युवक को समझाना पड़ा, क्योंकि उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। समर ने उसे एक ठंडे मुस्कान के साथ कहा, मेरा मतलब है कि तुम मंदबुद्धि हो, क्योंकि तुम्हारे पास दिमाग नहीं है। क्या ये तुम्हारी मंदबुद्धि नहीं कि तुम मुझे कहीं और जाने के लिए कह रहे हो, जबकि ये मेरी डेस्क है? तभी सेल्स डिपार्टमेंट के बाकी कर्मचारियों ने समर की मंदबुद्धि बात सुन ली। वो लोग हंसे बिना नहीं रहे। सबने चरण को उपहास भरी नजरों से देखा। समर ने जिस तरह से उसकी बेइज्जती की, वो काबिले तारीफ थी, क्योंकि चरण को अभी तक जरा भी अंदाजा नहीं हुआ कि उसका मजाक उड़ाया जा रहा था। ऑफिस के लोगों की चरण से बनती भी नहीं थी, क्योंकि उसे यह नौकरी किसी सिफारिश के जरिए मिली थी। नौकरी मिलने के बाद ही वो अपना सिर ऊंचा करके दूसरों को नीचा दिखाता रहा था। सेल्स डिपार्टमेंट के लोगों को और भी ज्यादा इस बात से चिढ़ थी कि वो प्राची पर डोरे डालने की कोशिश भी कर रहा था। हालांकि लोग नाराज थे, लेकिन चरण के खास कनेक्शन की वजह से वो उसको कुछ कह नहीं सकते थे। वे बस अपना गुस्सा रोक सकते थे। सौभाग्य से समर वापस आ गया था और आते ही वो चरण से भिड़ गया, उसकी बेइज्जती भी कर दी, जिससे लोगों के दिल का गुस्सा कुछ हद तक शांत हो चुका था। वहीं आसपास के लोगों की हंसी सुनकर चरण ने आखिरकार कुछ प्रतिक्रिया दी। उसे इस बात का गुस्सा आ रहा था कि किसी ने उसे मंदबुद्धि कहा। चरण गुस्से में खड़ा हुआ और गुस्से में समर से बोला, लगता है तुम जानते नहीं हो मैं कौन हूं, और मैं चाहता हूं कि तुम अभी के अभी मुझसे माफी मांगो। समर ने हाथ हिलाकर तिरस्कार भरे स्वर में कहा, जाहिर है मुझे पता है कि तुम कौन हो, तुम एक मंदबुद्धि हो। और रही बात माफी की, मैं किसी मंदबुद्धि से कभी माफी नहीं मांगूंगा। उसने चरण की बात को बिल्कुल गंभीरता से नहीं लिया। चरण का चेहरा बुरी तरह से पीला पड़ गया। समर के रवैये ने उसे और भी ज्यादा परेशान कर दिया। उसने ठंडे स्वर में कहा, मैं तुम्हें बता दूं, मैं इस कंपनी के फाउंडर रणविजय का पोता हूं। अगर तुमने मुझे गाली देने की हिम्मत की तो सावधान रहना, क्योंकि मैं तुम्हारा शिकायत करूंगा।
तुम्हें नौकरी से निकलवा दूंगा। चरण की धमकियां सुनकर समर जोर से हंस पड़ा, जबकि सेल्स डिपार्टमेंट के बाकी लोग चुप रहे। उन्हें एहसास हो गया था कि इस एक साल में उसने इतने बेवकूफों का सामना किया है। समर ने व्यंग करते हुए ठंडे स्वर में कहा, मेरे खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाना चाहते हो? जाओ करो, लेकिन मेरे डेस्क से दूर चले जाओ। जब समर बात कर रहा था तो उसके अंदर एक पावरफुल ऑरा निकल रहा था, जो इतना तीव्र था कि उसने चरण को बुरी तरह से डरा दिया था, उसे एक कदम पीछे हटने पर मजबूर कर दिया था। चरण ने एक ठंडी मुस्कान के साथ कहा, तुम तुम बस थोड़े टाइम रुको, मैं अभी सीईओ को तुम्हारी रिपोर्ट करने जा रहा हूं। ये कहते वो सेल्स डिपार्टमेंट से निकला और सीईओ के ऑफिस की तरफ चल दिया। समर ने कंधे उचकाते हुए कहा, क्या बेवकूफ इंसान है ये कहते हुए वो अपनी सीट पर बैठ गया। हालांकि चरण की सारी चीजें अभी भी वहीं पर पड़ी थी, जो उसे परेशान कर रही थी। समर ने चरण का सामान उठाया और उसे कूड़ेदान में फेंक दिया। सामान साफ करने के बाद बेहद साफ सुथरा डेस्क देखकर समर को आखिरकार खुशी हुई। समर ने जो किया उसे देखकर प्राची भी अवाक रह गई थी। उसे पहले से ही पता था कि वो आक्रामक तो है, क्योंकि उसने प्रणव को भी इस तरह ऑफिस से बाहर निकाल दिया था। हालांकि उसका सारा सामान कूड़ेदान में फेंकना उसे उचित नहीं लगा। उसे लग रहा था कि जब चरण शायद अपना सामान कूड़ेदान में देखेगा तो फिर से गुस्सा हो जाएगा। उसे ऐसे सोच में डूबा देखकर समर ने धीरे से पूछा, प्राची, क्या उस मंदबुद्धि व्यक्ति के दादा कोई ज्यादा पावरफुल व्यक्ति हैं? वो जानता था कि अगर कंपनी में कोई इतनी लापरवाही से घूमता है तो उसका बैकग्राउंड निश्चित रूप से स्ट्रांग होगा, वरना वो ऐसी बात करने की हिम्मत भी न करता। प्राची ने पलकें झपकाई और पूछा, ये मंदबुद्धि कौन है? समर ने आश्चर्य से प्राची को देखा, मुस्कुराते हुए जवाब दिया, अरे तो चरण ही तो मंदबुद्धि है। अभी तो मैंने कहा था, क्या तुम इतनी जल्दी भूल गई? प्राची ने समर की तरफ देखा, लेकिन उसके पास कहने के लिए कुछ भी नहीं था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि समर अभी भी चरण को बुरा बुरा क्यों कह रहा था। प्राची ने कुछ देर सोचने के बाद कहा, मंदबुद्धि के दादा, उफ, ओह, चरण के दादा रणविजय को कंपनी के विशेषाधिकार प्रताप थे। वो बोर्ड मेंबर्स में से एक एक्सपीरियंस्ड लेवल के मेंबर हैं, बहुत प्रभावशाली व्यक्ति हैं। उसकी बात सुनकर समर ने भौहें चढ़ाई। अगर प्राची ने यह मान लिया था कि उसके दादा सच में पावरफुल हैं, तो समझ गया था कि वाकई अविश्वसनीय होंगे। इसलिए समर ने उससे पूछा, प्राची, क्या तुम मुझे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के फाउंडर के बारे में बता सकती हो? जैसे कि वो पोस्ट हमसे कितनी सीनियर है, सीईओ की तुलना में वो किस लेवल की पोस्ट है? दरअसल समर को अग्रवाल इंडस्ट्री के बारे में ज़्यादा जानकारी तो थी भी नहीं। उसे बस इतना ही पता था कि कियारा सीईओ है। उसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर या फाउंडर के बारे में कुछ पता नहीं था। प्राची ने सिर हिलाते हुए जवाब दिया, समर, फाउंडर की तुलना सीईओ से नहीं की जा सकती। उनका इन्फ्लुएंस सीईओ के लेवल का ही है, क्योंकि उनके पास इंडस्ट्री के कुछ शेयर हैं जिससे उन्हें डिसीजन लेने की पावर मिलती है। समर ने हैरान होते हुए कहा, डिसीजन लेने की पावर? कैसे डिसीजन लेने की पावर? प्राची ने उससे कहा, समर, मैं इसे इस तरह कह सकती हूँ कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के एक्सपीरियंस्ड लोगों के पास इंडस्ट्री के शेयर का एक बड़ा हिस्सा है। अगर वे एकजुट हो गए तो उनके पास सीईओ को भी बर्खास्त करने की पावर है। प्राची की बात सुनकर समर पूरी तरह से हैरान रह गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या है और उसके पास सीईओ को बर्खास्त करने की अधिकार कैसे हैं, क्योंकि इंडस्ट्री तो कियारा के नाम पर ही है। अगर बोर्ड मेंबर्स ने कियारा को उसकी वजह से नौकरी से निकाल दिया तो बहुत मज़ेदार होता। असल में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स द्वारा सीईओ की नौकरी से निकाले जाने के हमले आम थे। उदाहरण के लिए अमेरिका की एप्पल के फाउंडर स्टीव जॉब्स ने कंपनी की स्थापना की। हालांकि जब वो युवा थे तभी वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने उन्हें नौकरी से निकाल दिया। इंडिया की बात तो छोड़िए, पूरी दुनिया में कुछ सीईओ और भी फाउंडर्स को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स द्वारा बाहर निकाले जाने की खबरें आम थी। जो भी बिजनेस न्यूज़ देखता था उसे इस बारे में जरूर पता होता था। प्राची की बात सुनकर समर ने चिंता करते हुए पूछा, मुझे सीईओ के ऑफिस में जाना होगा, मैं कियारा को ऐसे परेशानी में नहीं डाल सकता। वो अपनी जगह से खड़ा हुआ सीईओ के ऑफिस की तरफ चल पड़ा। इसी बीच उधर सीईओ के ऑफिस में चरण ने कियारा के सामने खड़े होकर समर की शिकायत करते हुए कहा, सीईओ, समर अपने क्लिक का सम्मान नहीं करता, उसने इंसल्ट की है।
आप उसे नौकरी से निकाल दें। उसकी बात सुनकर कियारा भौचक्की और अवाक रह गई। वो सोचने लगी कि चरण को क्या हो गया है। क्या उसके पास उसके पति की शिकायत करने के लिए यहाँ पर क्यों आया है। अचानक कियारा को एहसास हुआ कि चरण अभी भी इंडस्ट्री में नया ज्वाइन हुआ था। उसे और उसके समर के रिश्ते के बारे में पता नहीं था, वरना वो यहाँ शिकायत करने ना आता। चरण के बारे में सोचकर कियारा के सिर में दर्द होने लगा। अगर कोई और समर की शिकायत करने आता तो उसे जाने के लिए कह सकती थी, यहाँ तक कि नौकरी से निकाल भी सकती थी, लेकिन वो चरण को नौकरी से निकाल नहीं सकती थी क्योंकि उसके दादा रणविजय थे। जब कियारा ने कोई रिएक्ट नहीं किया तो चरण ने अपनी बात दोहराते हुए कहा, सीओ मैडम, मैंने अभी अभी आपको समर को नौकरी को निकालने से कहा है, क्या आप इससे सहमत हैं। कियारा ने भौहें चढ़ाते हुए कहा, मैं सहमत नहीं हूं। उसे इस बात की परवाह नहीं थी कि उसने क्या कहा। चरण कियारा का जवाब सुनकर हैरान रह गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है, क्योंकि वो इंडस्ट्री के फाउंडर का पोता था और एक रेगुलर एम्प्लॉय को नौकरी से निकालने के सुझाव से कियारा के सहमत न होने का कारण क्या था। कियारा ने अपने हाथ हिलाकर संकेत देते हुए कहा, चरण, आप जा सकते हैं। मेरे पास और भी बहुत काम है, और प्लीज समर को नौकरी से निकालने का मुद्दा फिर से मत उठाना। उसने चरण को कह दिया कि उसे जाने का समय हो गया है। उसकी बात सुनकर चरण का चेहरा उतर गया था। वो कियारा के जवाब से संतुष्ट नहीं था। उसने निराश होते हुए कहा, सीओ कियारा, मैं वास्तव में आशा करता हूं कि आप समर को नौकरी से निकाल देंगे, क्योंकि उसने अपने कलीग की इंसल्ट की और मेरे हिसाब से उसके जैसे व्यक्ति के पास अच्छे गुण नहीं है। उसे यहाँ काम नहीं करना चाहिए। वहीं समर जैसे ही ऑफिस के दरवाजे पर पहुंचा, उसने सुना कि चरण उसके बारे में शिकायत कर रहा है और चाहता था कि वो उसे नौकरी से निकाल दे। वो बिल्कुल दुखदाई था। समर ने बिना किसी हिचकिचाहट के ऑफिस का दरवाजा खोला, नाराजगी से कहा, तुम बेवकूफ हो। तुमने किसके बारे में कहा कि उसमें अच्छे गुण नहीं। समर को अंदर आता देखकर चरण भयभीत हो गया। चरण को उम्मीद नहीं थी कि समर बिना दरवाजे पर दस्तक किए अंदर आ जाएगा, जैसे उसका घर हो। कियारा की बात करें तो जब उसने समर को किसी को बेवकूफ कहते सुना तो वो उलझन में पड़ गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो किसकी बात कर रहा था, क्योंकि ऑफिस में समर और उसके अलावा सिर्फ चरण ही बचा था। क्या समर चरण को बेवकूफ कह रहा था। वहीं समर की बात सुनकर चरण एक्साइटेड हो गया, क्योंकि उसे लगा कि समर को रंगे हाथों उसने पकड़ लिया है। उसने एक्साइटेड होते हुए कहा, हाँ, मैं अभी तुम्हारे बारे में ही बात कर रहा था। देखो, तुमने अंदर आने से पहले दरवाजा भी नहीं खटखटाया। सबसे पहले तुमने मेरी इंसल्ट की। क्या इसे रूडनेस नहीं कहते। उनके बीच का माहौल गर्मा गया था, लेकिन कियारा को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। आपको क्या लगता है कियारा क्या करेगी। क्या करेगी समर का, क्या करेगी चरण का, क्या होगा आगे कहानी में जानने के लिए जुड़े रहिए अपनी कहानी सीक्रेट घर जमाई के साथ। दोस्तों, कहानी पर ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, हाइप करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों तक इस कहानी को ज़रूर शेयर करें। आप कहानी को शेयर नहीं करते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने दोस्तों तक पहुंचाएं और लगातार कमेंट करके बताते रहें कि कहानी आपको कैसी लग रही है।